का दोस्तों पीजीएस में आपका स्वागत है। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक, आइए हम लोग एनसीईआरटी का अध्याय 1 देखते हैं। ठीक, विविधता की समझ हम लोग देखते हैं, राजनीति शास्त्र है। ठीक, क्लास 6 का है एनसीईआरटी बुक। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि विविधता क्या होता है। ठीक, आपकी उम्र के 3 बच्चों ठीक आपके उम्र की 3 बच्चों ने ऊपर के चित्र बनाए हैं। ठीक, खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाएं। ठीक, क्या आपको चित्र अन्य 3 चित्रों जैसे ही हैं? ठीक, हो सकता है कि आप चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता होता है। ठीक भिन्नता होता है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक ही जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसा साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथी के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसे किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितने भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। ठीक, दोस्ती करना एक अच्छी बात होती है। ठीक, क्या ऐसा इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया है, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ में वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता ठीक वह पीछे का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाता सुनता रहता। ठीक, इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने इसी हिंदी का अखबार मांग उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कुछ मतलब आपको हिंदी आती है? ठीक, बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेजी हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? ठीक, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। ठीक, सब्जेक्ट उसने पूछा। अब तो कभी स्कूल नहीं गए? उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। ठीक, मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों का हॉर्न का शोर 100 गुना हो गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बताए थे। ठीक, हिंदी का अखबार पढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या
चीज़ है। अंग्रेजी का शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसे लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द जो दूसरा अर्थ है प्रथा, प्रजा, प्रज्ञा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा था। ठीक, ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूँकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम अभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। ठीक, अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना। वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें माता पता है? समीर का अर्थ हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो? हाँ, हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था। अब उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में कब बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगे में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोला। बड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाया। ठीक अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरे समीर दो आखिर कहाँ गया। ठीक, जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर दो हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बातें कर पाए। इन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि इनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान हैं। दोनों में दोस्ती हुआ क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि के ये विविधता के पहलू हैं। ठीक, अपनी विविधता, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि दूसरे दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभव अपने इलाकों में ऐसे कई लोग को देखा होगा जो गरीब हैं और उनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। यह फ़र्क उस
फर्क से अलग हैं, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर सरकारी का रूप है। गैर सरकारी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर हैं और न ही जमीन या पैसा जैसे संसाधन तो दूसरों के पास है। इसीलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोग के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी। ठीक, जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। ठीक, लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए, ठीक, समीर दो। ठीक, आइए हम लोग देते हैं। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है। आप बस वही बन सकते हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। ठीक, इसीलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। ठीक, इससे गैर बराबरी पैदा हुआ। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। ठीक, विविधता हमारे जीवन का कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होगी जो आपसे बहुत अलग होगी। आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह के खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होंगे। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं और भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, कविताओं, वास्तविक जीवन और कल्पनाओं से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। कुछ और दोस्त की मधुर यादों से मिलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी है उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफ़ेद। एक तरफ का खाना खाते हो, शायद आलू। समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरण और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसे हानिकारक कहानियाँ लिख पाएंगे। ठीक, भारत की विविधता। भारत विविधताओं का देश है। भारत की विविधता के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, भारत की विविधता के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाओं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह हैं। ठीक, की चीज़ों करते हैं। ठीक, केवल हमारे
करने के तरीके अलग हैं। ठीक, हम विविधताओं को कैसे समझते हैं। ठीक, करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में घोड़ों या ऊँटों पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसीलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था, तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। ठीक, कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब कई नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ी बदलाव आ जाती थी। कुछ चीज़ें वे नए जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ें वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनका भाषा, भोजन, संगीत, धर्म और आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। ठीक, इनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है। ठीक, अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक उसी प्रकार लोग अलग अलग जगह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते थे। ठीक, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग बिरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे जिन चीज़ों के लिए बाजार पर भी निर्भर रहते हैं। ठीक, आइए भारत के दो भागों में लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। ठीक, लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिसमें गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया और लेकर चलते थे। ठीक, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है, जहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग जाते हैं। पीने के लिए पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास
किस्म की बकरी पालते हैं जिसमें पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसीलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती हैं। ठीक, लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। ठीक, यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। ठीक, हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापार यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं। ठीक, लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिससे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिला अपने साथ मामले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब वहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं, उस पर नाटक खेलते हैं। ठीक, केरल के बारे में हम लोग देखते हैं। केरल कैसा राज्य? ठीक, भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे ठीक काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारी के लिए बहुत ही आकर्षक बना। ठीक, सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई धर्म एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए, जहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीनी वाला कहते हैं। ठीक, तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते थे उसे चीनी मिट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। ठीक, केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त हैं। वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम भी
देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उन्हें व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृति का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे संस्कृति, रीति रिवाज, जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। जहाँ हम पहुँचते ही ठीक उसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। ठीक, विविधता में एकता। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि विविधता में ही एकता होता है। ठीक, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। ठीक, जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाएं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ठीक भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। ठीक, आइए उसी के हम लोग बारे में पढ़ते हैं। ठीक, स्वतंत्रता संग्राम में ठीक अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। इन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने ठीक लोग शामिल थे। इन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, ठीक, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोग में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और कुछ इस तरह उनका राज चलता रहेगा। ठीक, मगर लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। ठीक, दीन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। ठीक, शायद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन ने कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे गोली खा के सोए, जलिया बाग में हम सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे हिंदू और मुसलमानों की होती हैं। आज होली बातें हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, तो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे। ठीक दोस्तों, ये पंक्ति हैं जो हमारे दिल की रौनक बढ़ा देती है। ठीक, यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था।
इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख इतने सारे लोग थे जो अंग्रेजों के पक्षतापूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जानें गई और उसमें भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत 19 शहीदों की याद में गाया गया था। ठीक, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते थे। आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरा है। इसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास हैं और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखें। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।